तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम लोगों ने एपिसोड 1 खत्म किया था। तो हानजुन अभी के लिए इंजर्ड है और जिन स्योंग और उसके बाकी सब टीम मेंबर्स हानजुन के सामने ही है। और जिन स्योंग अभी के लिए सोच रहा है कि हानजुन थोड़ा सा अभी के लिए स्लो हो जाएगा, लेकिन उसकी एजिलिटी कम नहीं होगी। उसके अंदर अभी के लिए एजिलिटी है, लेकिन वो स्लो जरूर हो जाएगा। और लेकिन जो भी हो, वो अभी के लिए घायल तो है। तो इसी का फायदा जिन स्योंग और उसके टीम मेंबर्स उठाते हैं। वो लोग वहां से गाड़ी से भाग जाते हैं। तो हानजुन ये देख के तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो उन लोगों के पीछे भागने लगता है। और ये देख के गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन हानजुन को वो लोग मिडिल फिंगर दिखा के इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन उसी समय में हानजुन उन लोगों के गाड़ी के सामने आ जाता है और हानजुन सीधा उन लोगों की गाड़ी को पकड़ लेता है और अपने हाथ को उसके गाड़ी के कांच पे मार के एक बंदे को बाहर निकाल लेता है। और इसे देख के गाड़ी में बैठा हुआ एक लड़का बोलने लगता है जिन स्योंग से कि उसे हमें बचाना चाहिए, जिसके रिप्लाई में जिन स्योंग बोलता है नहीं, छोड़ दो उसे। इसके बाद वो बंदा अपने सर को पकड़ के उठ जाता है। इसके बाद तभी हानजुन उसके सामने आके उससे पूछता है, बोल तुम लोगों का अड्डा कहाँ पे है। जिसे सुन के वो बंदा ना समझ बनने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता है कुछ। लेकिन हानजुन उसकी बात नहीं सुनता। वो उससे चमाट, घूंसे, लात ये सब देते देते पूछता है, अब बोल तेरा अड्डा कहाँ पे है। तो वो बोल देता है लास्टली। इसके बाद सीन चेंज करके हमें जिन स्योंग की पूरी टीम को दिखाया जाता है, एक्सेप्ट जिन स्योंग। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इस पार्टी से मुगल जरा सा भी खुश नहीं है। वो अपने ग्लास को नीचे पटक के बोलता है, सच में तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। अभी के लिए तुम लोग पार्टी कर रहे हो, लेकिन हानजुन अभी के लिए जिंदा है यार। हानजुन को अगर तुम लोग मार नहीं पाए ना, तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और ये सुनने के बाद जिन स्योंग इसके रिप्लाई में बोलता है कि देख भाई, मुझे पता है तेरी हालत अभी के लिए कैसी है, और वैसे भी हानजुन ऐसा बंदा है, वो हमें ढूंढ के मार के जमीन में गाड़ देगा। और वैसे भी हम तेरा काम ना जान की बाजी लगा के कर रहे हैं। और एक बात सुन। इसके बाद वो ग्लास को तोड़ के उसके एकदम आंखों के सामने ले जाता है और बोलता है, देख तू एक टाइगर को नाइफ से तो नहीं मार सकता, उसके लिए उसे कमजोर करना पड़ेगा। और हम लोग यही काम करेंगे, हम लोग उससे धीरे धीरे से मारेंगे, कमजोर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अपना स्ट्रेंथ यूज करेंगे और उसे डायरेक्टली मार देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और इस सब के बीच में उस घर के दरवाजे में कोई मुक्का मारने लगता है, जिससे उस लोहे के दरवाजे में तक डेंट आ जाता है। और ये सुनने के बाद जिन स्योंग बोलता है, जा कोई दरवाजे में देख कौन है। इसके बाद वो लाल टी शर्ट वाला बंदा देखने जाता है कि दरवाजे में कौन है। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे हानजुन है। तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिन स्योंग, मुगल, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब लोग पैनिक करने लगते हैं। इसके बाद जिन स्योंग सब लोग को शांत करवाते हुए बोलता है कि घबरा मत, वो जितना बड़ा भी तीसमार का हो, एक लोहे के दरवाजे को फाड़ के नहीं आ सकता, शांत हो जा। और कुछ समय के बाद वो साउंड आना बंद भी हो जाता है, जिससे वो लाल टी शर्ट वाले बंदे को लगता है कि वो चला गया। लेकिन और वो बंदा कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें हानजुन के हाथ को दिखाया जाता है, जो उस बैल्कनी के रेलिंग को पकड़ के उस बैल्कनी के शीशे को तोड़ के बैड एस तरीके से एंट्री लेता है। और ये देख के जिन स्योंग तो पूरा ही हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, ये घर तीसरे माले पे है, ये हानजुन इंसान है कि मॉन्स्टर। इसके बाद हानजुन जिन स्योंग के बाकी सब टीम मेंबर्स की हालत खराब करने लगता है और बाकी सब लोग उससे रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हानजुन को कोई रोक नहीं पाता। हानजुन एक एक करके उन लोगों को फुटबॉल की तरह खेलने लगता है, मतलब उसके सामने ये लोग बच्चे थे। इसके बाद हानजुन लास्ट पंच के साथ उन लोगों की चैप्टर क्लोज कर देता है। तो अभी के लिए हानजुन के सामने जिन स्योंग के बाकी टीम मेंबर्स बचे हुए हैं, मतलब 3 टीम मेंबर्स को हानजुन ने मार दिया है। इसके बाद मुगल सोचने लगता है, मुझे लग ही रहा था ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन स्योंग को देखो, ये तो डर ही नहीं रहा है। लेकिन जो भी बोलो, सियोंग की तो हालत इन लोगों ने बहुत आसानी से खराब कर दी थी। और वैसे भी ये लोग तो ऑलरेडी अपने 3 मेंबर्स को खो चुके हैं। अब मुझे देखना है हानजुन के पीछे ये लोग कौन से पैंतरे यूज करने वाले हैं, मुझे यही देखना है। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये लोगों का खेल ज्यादा देर तक चलेगा। और वैसे भी ये लोग उसे मार भी पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद जिन स्योंग बोलता है, बॉयज रेडी हो जाओ। इसके बाद जिन स्योंग के बाकी सब टीम मेंबर्स मिलके हानजुन के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद तभी एक बंदा हानजुन के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ के आ रहा होता है, लेकिन हानजुन अपने पैर को उसके पैर पे लगा देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। इसके बाद हानजुन उसके पैर को पकड़ के उसे दूर उछाल देता है।
इसके बाद तभी और एक बंदा हानजुन के पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हानजुन उसके हमले को भी डॉज करके उसके गले को पकड़ के उससे नीचे पटक देता है। इसके बाद वो लाल टी शर्ट वाला बंदा बैट से हानजुन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन हानजुन उसे नोटिस करता है। लेकिन जिस बंदे के गले को पकड़ के उसने नीचे झुका दिया था, वो बंदा उसके हाथ को पकड़ देता है, जिससे वो उस हमले से डॉज नहीं कर पाता और वो बैट उसके सर पे मार देता है। और ये हमला करने के बाद वो लाल टी शर्ट वाला बंदा मन में ही खुश होने लगता है कि उसने हानजुन को मार दिया। लेकिन वो जब अपने बैट को देखता है, वो बैट टूट चुका है, लेकिन हानजुन को एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया है। इसके बाद हानजुन उसकी तरफ देखता है क्रीपी तरीके से। इसके बाद सीन चेंज करके हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो उस घर के शीशे को तोड़ के उस तीसरे माले से नीचे गिरता है। इसके बाद तभी उसके सामने एक बाइक आके रुकती है और उस बाइक को कोई एक लड़की चला रही थी और वो बोलती है, क्या ब्रूटल नजारा है। इसके बाद उस लाल टी शर्ट वाले बंदे के सामने वो लड़की आती है और वो लाल टी शर्ट वाला बंदा बोल रहा होता है, मैं क्या मर चुका हूँ, ये क्या मेरा आफ्टर लाइफ है क्या। इसके बाद वो लड़का उस लड़की को देखता है और सोचने लगता है, ये क्या हेवन है। इसके बाद वो लड़की बोलती है, हानजुन के ऊपर में है क्या। जिसके रिप्लाई में वो लड़का बोलता है ब्लश करते हुए, हाँ वो ऊपर है, वैसे मुझे क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। जिसके रिप्लाई में उसे एक हेलमेट का चाटा मिलता है। इसके बाद वो लड़की जुन्नू को इन्फॉर्म करती है हानजुन एक घर के अंदर किसी की हालत खराब कर रहा है अभी के लिए। ये सुनने के बाद जुन्नू बोलता है, कहाँ। जिसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है, यार सीईओ आपका ये कंसर्न है क्या, वैसे सबसे ज्यादा हॉटशॉट है आप जानते हैं, वैसे मैंने भी ये कंसर्न सुना है। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जिसकी रिप्लाई में वो लड़की बोलने लगती है, अब मैं आपको टॉर्चर कर रही हूँ क्या, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 न्यू ब्रांडेड पर्सेस का कटर चाहिए और कुछ भी नहीं। और वो लड़की फोन पे बकवास करती ही रहती है। ये सब सुन के जुन्नू थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है और वो बोलता है, देखो मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद लेना, अब मुझे बोलो सिर्फ कहाँ पे ये सब चीजें हो रही है। इसके बाद वो लड़की बोल देती है, यहाँ यहाँ चल रहा है। और अभी के लिए हानजुन के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही अपोनेंट बचा हुआ है, वो है जिन सियोंग। इसके बाद हमें मुगल को दिखाया जाता है जिसकी हालत हानजुन ने पूरी खराब कर दी होती है। इसके बाद जिन सियोंग बोलने लगता है, हम लोग तुम्हें हरा नहीं पाए, मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई तो। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुमने मुझे तभी क्यों नहीं मारा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। वैसे मुझे लगता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए क्या, मैं तुम्हें मिलियंस में पैसे दे सकता हूँ। जिसके रिप्लाई में हानजुन बोलता है गलत और उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे तेरी जान चाहिए, बोल दे सकता है। इसके बाद तभी जिन सियोंग अपने बैट से हानजुन के कंधे पे हमला करता है, जिससे हानजुन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसके बैट को छीन के उसे दूर फेंक देता है और उसके फेस पे एक मुक्का मारता है कि तभी उस कमरे के अंदर और एक लड़का आ जाता है जो रोते हुए हानजुन के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, अरे यार रुक जाओ यार, प्लीज यार रुक जाओ, मेरे घर को बर्बाद करना बंद करो। और वो रोते हुए बोलने लगता है हानजुन को, तुम लोग चाहो तो ये लड़ाई तो बाहर स्ट्रीट में भी कर सकते हो, मेरे घर पे क्यों कर रहे हो। और वैसे भी मैं बहुत कुछ झेल रहा हूँ और 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है। और वैसे भी इन लोगों ने मेरे घर को तो छीन ही लिया है और तुमने अभी इसे तोड़ भी दिया है और कुछ बचा है इस घर में, क्यों क्यों मेरे साथ ही ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद तभी वहाँ पे जुन्नू आता है और वो हानजुन को बोलता है, तुमने कैसी हालत कर दिया है घर की, वाह तुमने पूरे घर की हालत एकदम खराब कर दी है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। इसके बाद तभी वो लड़का जुन्नू से बोलता है, अब तुम कौन हो, तुमने क्या मेरे घर को तोड़ने के लिए पैसे दिए थे इसे। इसके बाद जुन्नू अपने आप को उस लड़के के सामने इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, मेरा नाम जुन्नू है, मैं ओजी ग्रुप का चेयरमैन हूँ और मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी मांग रहा हूँ ये सब चीजों के लिए। आपका जितना भी खर्च आया है मैं उसका 5 गुना देने के लिए राजी हूँ। और ये सुन के वो लड़का बोलता है, तुम हो ओजी ग्रुप के चेयरमैन, देखने में तो तुम अमीर लग रहे हो, मुझे 10 मिलियन चाहिए। और ये सुन के जुन्नू बोलता है, 10 मिलियन क्या 50 मिलियन ले लो। और ये देख के वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें जिन सियोंग को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा नहीं तो मर जाऊंगा, ये बंदा मॉन्स्टर है। इसके बाद वो बैल्कनी की तरफ भागने लगता है और वहाँ से कूद भी जाता है, लेकिन हानजुन उसे पकड़ लेता है और उसे क्रीपी तरीके से बोलता है, तुम जा कहाँ रहे हो, मैंने अभी खत्म ही कहाँ किया है। इसके बाद जिन सियोंग सोचने लगता है, इसके पकड़ लेने के बाद लगता है जैसे मैं मर चुका हूँ। इसके बाद तभी वो अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और हानजुन के हाथ में स्टैब करके उसके हाथ से निकल जाता है। और वो सोचता है लगता है मैं बच चुका हूँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो 3 मंजिली इमारत के ऊपर लटक रहा था
और वो जमीन से टकरा जाता है, लेकिन तभी भी वो कैसे भी उठ के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और उसे देख के जुन्नू बोलने लगता है, जिंदा रहने का कितना स्ट्रांग विल है यार। इसके बाद तभी जीन सियोंग का एक बंदा पीछे से हंसते हुए बोलने लगता है, तुम लोग पागल हो यार, तुम लोग अभी एक गड्ढे के अंदर गिर चुके हो। और जुन्नू ये सब सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो लड़का बोलता है, तुम लोग जानते ही नहीं हो कि तुम लोग किसके बेटे के साथ पंगा ले रहे हो। हम लोग तो सिर्फ साइड किक्स हैं, हमें तो तुम आसानी से मार दोगे, लेकिन उसके पापा को कैसे हराओगे। उसके पापा बेहोमेद पीजे शिपिंग का चेयरमैन है और उसका पापा बहुत पैसे वाला है, तुम लोगों को चाहे तो और एक ही फूक में गायब कर सकता है। और ये सुन के जुन्नू हंसते हुए बोलने लगता है, तो ये प्रॉब्लम है। के बाद हमें जिनसियोंग को दिखाया जाता है जो अपने पापा के पास आ चुका है और उसके पापा का नाम है हाईरियोंग। इसके बाद हाईरियोंग अपने बेटे को ऐसी हालत में देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, बेटे तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। इसके रिप्लाई में जिनसियोंग बोलता है, डैड आप क्या मेरे लिए 2 बैरल इंतजाम कर सकते हैं। जिसके रिप्लाई में हाईरियोंग बोलता है, देखो तुम भी जानती हो उस सब के बाद ये सब चीजें फिर से वापस नहीं आ सकती। जिसके रिप्लाई में जिनसियोंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद हाईरियोंग उसके बेटे से पूछता है, लेकिन तुम्हें कौन सी चीज इतना ज्यादा परेशान कर रही है। इसके रिप्लाई में जिनसियोंग बोलता है, आप क्या वो सब चीजें मुझे देने के लिए अनवर्दी समझते हैं। इसके रिप्लाई में हाईरियोंग बोलता है, देखो मेरे बच्चे, मेरी प्रोडी गर्ल ऑलरेडी नीचे जा चुका है, लेकिन अगर मेरा बेटा इसे सीरियसली ले रहा है तो तुम मुझे अलग तरह से पूछो। अपने सिर को ऊंचा रख के अपने आंखों से किसी को पढ़ने मत दो। तुम इनसिक्योर हो या फिर तुम पथेटिक हो, अपने लिसनर्स को अपने ऊपर भरोसा दिलाओ और उन लोगों को ये समझाओ और ऐसे बताओ जिससे वो लोग तुम्हारा ऑफर ठुकरा ना पाए और अपने ऊपर फोकस लाओ। और ऐसे पूछो जिससे लगे कि तुम्हारा बचना या फिर मरना इस एक बात के ऊपर टिका हुआ है। इसके बाद जिनसियोंग अपने आंखों से अपना चश्मा हटा के और अपने आंखों को पोंछ के बोलता है, फादर मुझे उन लोगों की डेड बॉडी चाहिए। इसके बाद हाईरियोंग बोलता है, यही तो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे। और किसी को फोन करने लगता है। फोन में बोलने लगता है, किम हमें 2 स्टील बैरल्स की जरूरत है और हमें किसी को सबक सिखाना है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें बहुत सारे गाड़ियों को दिखाया जाता है और वो सब गाड़ी एक कंस्ट्रक्शन साइट के सामने रुक जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है हाईरियोंग और जिनसियोंग और उन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग। वो लोग उसी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पे उन लोगों का इंतजार कर रहा था जुन्नू और हानजुन। जुन्नू बोलता है, इंटरेस्टिंग है यार, पूरा गोरिल्ला का ट्रूप आ चुका है, हाई स्कूल का कोई फ्यूड चल रहा है लगता है। इसके रिप्लाई में हाईरियोंग बोलता है, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे बाकी सब काम भी निपटाना है। इसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अल्टीमेटली कोई तो मरना नहीं चाहता। और अपने आप को अंधेरे से रिवील करते हुए बोलता है, और वैसे भी मेरे अलग प्लान्स हैं। और वैसे कैसे हो मिस्टर हवांग। और हाईरियोंग जुन्नू को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, मिस्टर हो। और सोचने लगता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद तभी हाईरियोंग को एक फोन आने लगता है जिसे पिकअप करके वो बोलता है, देखो नैम मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के बीच में फंस चुका हूँ, मुझे अभी कॉल मत करो। जिसके रिप्लाई में नैम बोलता है, सर लेकिन ये अर्जेंट है, हमारे सब ओजी ग्रुप के एफिलिएशन रीचिंग आउट और नोटिफाइड कैंसिलेशन दिखा रहे हैं और हमारे सब शिपिंग डील्स अगले महीने में होने वाले हैं और ये सब चेयरमैन होने पर्सनली ऑर्डर किए हैं। और ये सब सुनने के बाद हाईरियोंग सीधा ही जुन्नू के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है, मिस्टर हो मैं आपसे माफी की भीख मांग रहा हूँ। इसके बाद तभी हाईरियोंग के बाकी सब लोग बोलने लगते हैं, सर क्या हो गया, हम लोग क्या प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते। इसके रिप्लाई में हाईरियोंग उस बंदे से बोलता है, मुंह बंद कर अपना। इसके बाद जुन्नू बोलने लगता है, अच्छा हुआ तुमने जल्दी समझ लिया, ठीक है अभी अपने छचुंदरों को यहाँ से जाने के लिए बोलो। और वो सब लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद हाईरियोंग जुन्नू के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगता है, मिस्टर हो आप तो जानते हैं ये शिपिंग का बिजनेस मेरे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप तो जानते हैं यही हमारा पैसे कमाने का एक ही जरिया है और अगले महीने में हम लोग ओजी ग्रुप के पार्टनरशिप के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट को तो रिन्यू कर दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम तो जानते हो मैं अपने पब्लिक इमेज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ। किसी एक गैंग के बॉस के पिताजी से मैं पार्टनरशिप रखूं, इससे मेरे इमेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इसके रिप्लाई में हाईरियोंग बोलता है, क्या मैं इसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दूंगा, ये कभी भी कोरिया में पैर भी नहीं रखेगा। इसके रिप्लाई में जिनसियोंग बोलता है, लेकिन पापा मार मैंने खाई है, मैं क्यों कंट्री छोड़ के जाऊंगा। और ये सुनने के बाद हाईरियोंग अपने ही बेटे को मारने लगता है। ये देख के जुन्नू हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, मिस्टर हवांग
इतना काफी है। अगर मैं पढ़ने को साइड में रख दूं, इसे अबॉर्ड भेज रहे हो, ये सुनने में तो कोई पनिशमेंट नहीं लगता। और वैसे मेरे पास एक अलग आइडिया है जिससे वो डिसिप्लिन भी सीखेगा और इससे तुम्हारी ही मदद होगी। जिसके रिप्लाई में हाईरियोंग बोलता है, वो जो भी हो मुझे बोलिए, मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। जिसके रिप्लाई में जुन्नू बोलता है, अच्छा है, तुम्हारी इस बेटे के कारण मुझे आज 50 मिलियन खर्चा करना पड़ा, और वैसे भी कुछ लोगों के लिए ये रकम भी बहुत बड़ी हो सकती है, और वैसे तुम्हारे बेटे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, जो बकाया पैसा है उसे काम करके मुझे चुकाना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में हाईरियोंग बोलता है, लेकिन सर इस नासमझ के पास तो पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। जिसके रिप्लाई में जुन्नू हंसते हुए बोलता है, और वैसे भी सी फेयरिंग तो तुम लोगों का फैमिली बिजनेस है, मछली पकड़ने वाली बोट्स तो बहुत अच्छा पैसे देती हैं। और भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।